कि वाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ डेंटिस्ट। मुझे ऐसा लगता है क्या इंडियन सिर्फ दांतों में दर्द होने पर डेंटिस्ट के पास आते हैं? दर्द होने के बाद भी जब उनकी दवाइयाँ काम करनी बंद कर जाती है तब पर्पल टूथपेस्ट एक्चुअल में टीथ व्हाइटनिंग कर रहे हैं या फिर सिर्फ एक ट्रेंड है? इट इज बेसिकली ट्रेंड। क्या ओरल हेल्थ डायबिटीज से रिलेटेड है? काफी ज्यादा। अगर आपकी ओरल कैविटी की हेल्थ पुअर है, हाँ। आपके डायबिटिक होने के चांसेस। चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट, तीनों में से डेंजरस कौन सी है दांतों के लिए? आई वुड से Your teeth are important too. आखिर लोग डेंटिस्ट के पास जाने से इतना डरते क्यों हैं? आखिर दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए? क्या येलो टीथ वाकई में हेल्दी होते हैं? क्या पर्पल टूथपेस्ट सच में दांत सफेद कर देता है? और अगर सोशल मीडिया पर वायरल अलाइनर्स, व्हाइटनिंग हैक्स और DIY डेंटल ट्रेंड्स, क्या ये साइंस है या सिर्फ मार्केटिंग? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे विद डॉक्टर सुकृति सक्सेना, who is a prosthodontist and dental educator. Welcome to Healthy Talk Show, an initiative by Medgate Today. आज की बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ है, हम अक्सर अपने दिल, दिमाग और बॉडी का ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं, लेकिन ओरल हेल्थ को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि हमारी स्माइल, हमारी हेल्थ और हमारा कॉन्फिडेंस तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चाहे बात हो रेगुलर ब्रशिंग की, डेंटल चेकअप्स की या सोशल मीडिया पर वायरल हेल्थ ट्रेंड्स को समझने की, सही जानकारी ही सबसे बड़ा प्रिवेंशन है। A big thank you to Dr. Sukriti Saxena for sharing not just her expertise, but also helping us understand why oral health deserves to be a priority, not an afterthought. Welcome to our studio, ma'am. थैंक यू। डॉक्टर, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि why are people afraid of dentist? मुझे ऐसा लगता है rather than कि अपना खुद का एक्सपीरियंस, ज़्यादातर जो डेंटल एंग्जाइटी या डेंटल फियर है वो किसी का सुना सुनाया एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी बैठोगे एंड आप बोलोगे कि मेरे को थोड़ा सा भी दांत में दर्द है, कोई ना कोई उस कमरे में ज़रूर होगा जो बोलेगा अरे मैंने बचपन में एक बार कभी दांत निकलवाया था, मेरे को बहुत दर्द हुआ था। सो आई थिंक डेंटल फियर एंड एंग्जाइटी जो है आजकल इतना एडवांस हो चुका है डेंटिस्ट्री दैट इट्स ऑलमोस्ट पेनलेस। बट फिर भी जो कहानियाँ और जो हॉरर एक्सपीरियंसेस लोगों के चलते आ रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी बिग कॉज फॉर डेंटल एंग्जाइटी एंड फियर। ओके, तो क्या ये डेंटिस्ट फियर सभी एज ग्रुप्स में देखने को मिलता है या फिर सिर्फ सीनियर सिटीजन और बच्चे ही हैं? ऑनेस्टली मुझे लगता है अगर आप पेरेंट्स की कंडीशनिंग पहले कर दो तो बच्चों में तो आजकल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उनको उनका टीवी लगा दो, उनका गेम्स लगा दो एंड वो खुश है। बट ऑफकोर्स जो हमारी ओल्डर पॉपुलेशन है जो ग्रो अप हुई है इस बिलीफ के साथ, उनमें हल्की एंग्जाइटी होती है, बट ओवरऑल आई थिंक इट्स इम्प्रूविंग। तो लोग ओरल हेल्थ में सबसे ज़्यादा लैक करते हैं, आपके अकॉर्डिंग हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं? मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती है कि हम लोग अपने ओरल हेल्थ को या अपने माउथ को अपनी बॉडी का हिस्सा ही नहीं मानते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप देखो, आप साल में एक बार अपने पूरे ब्लड टेस्ट का चेकअप कराते हो, आपको 3 दिन बुखार रह जाए, हाँ। आप चौथे दिन डॉक्टर पे जाओगे ही जाओगे, ऑब्वियसली, फॉर श्योर सेकंड डे ही चले जाएंगे। मगर अगर आपको दांत में दर्द है, आप घर में लौंग भी लगा लोगे, आप केमिस्ट से जाके दवाई भी ले आओगे, जब सारी दवाई भी काम करनी बंद कर जाएगी, दैट इज व्हेन यू गो टू अ डेंटिस्ट। तो मुझे लगता है वो प्रायोरिटी कि भाई दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट नीड्स मेंटेनेंस। जैसे गाड़ी की भी यू गेट मेंटेनेंस एवरी 6 महीने, हाँ। 10,000 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी की भी मेंटेनेंस है। तो आप दांत, मेरे इतने सारे पेशेंट्स आते हैं वो लाइक 35 एंड 40 एंड वो काफी प्राउड महसूस करते हैं कि वो, आपको पता है मैं आज तक कभी डेंटिस्ट के पास नहीं गया, मैं 40 साल का, लाइक इट्स अ रिकॉर्ड। मैंने बोला कि ये तो कोई खुश होने वाली बात है नहीं वैसे। सो आई थिंक हम कहीं ना कहीं अपने ओरल हेल्थ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो उस वजह से आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम। रेगुलर टीथ चेकअप कितना जरूरी है? क्योंकि लोगों का वही सीन है कि वो लोग जाते नहीं है, जब दर्द होगा तभी डेंटिस्ट याद आएगा। देखो, ideally it's said that every 6 months you should get a checkup done, because अगर आप किसी भी ट्रीटमेंट या कोई भी ओरल डिजीज को आप लेते हो, ऐसा नहीं है कि वो एक रात में आ जाएगी। अंडर अनलेस आपका कोई थोड़ा एक्सीडेंट हो जाए और आपका दांत टूट जाए, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट कोई भी बीमारी रातों रात नहीं आ जाती है। ठीक है, हर चीज़ का एक प्रोग्रेशन टाइमलाइन है। अगर आप मेरे पास हर 6 महीने में आ रहे हो
देन अगर कोई चीज शुरू भी हो रही है हम उसको वहीं पर ही केटर कर सकते हैं. एज अ डेंटिस्ट आई ऑल्सो फील प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योरिंग. Cure. देखो हम जितना भी एडवांस हो जाए, जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ जाए, जो भगवान का बनाया हमारे पास इनामल, डेंटिन एंड ऑल द टूथ स्ट्रक्चर्स है, यू कैन नॉट रेप्लिकेट इट. हाँ. आई कैन यूज द बेस्ट मटेरियल्स अवेलेबल टुडे बट आई कैन स्टिल नॉट रेप्लिकेट जो एक नेचुरल मुझे मिला हुआ है. सो अगर मैं किसी भी तरीके से उसको प्रिवेंट कर सकती हूँ, इट्स ऑलवेज बेटर देन क्योरिंग. एंड लोग आते हैं जब उनको दर्द, मैंने जैसे बताया, बिल्कुल दर्द के एंड स्टेज पे, तब ऑफ कोर्स मुझे टूल्स भी लगाने पड़ेंगे, मुझे मशीनें भी लगानी पड़ेंगी, मुझे एनेस्थीसिया भी देना पड़ेगा. हाँ. वही चीज़ें हैं जो डेंटल एंजाइटी का एक पार्ट होती है कि वो सुई लगेगी, मशीन की आवाज़ आएगी. आप मेरे पास हर 6 महीने में आओ, हम कुछ भी नहीं बैठेंगे, होगा. चेक करेंगे, चाय पियेंगे, वापस चले जाना. सो दैट्स जस्ट अबाउट इट. What do you want to say about Indians? क्योंकि इंडियंस में ओरल हेल्थ की प्रायोरिटी बहुत कम देखने को मिलती है. करेक्ट. इट्स जस्ट लैक ऑफ अवेयरनेस. अगर आप कोई भी अपने इंटरनेशनल काउंटर पार्ट से कनेक्ट करो, कभी आपके कोई दोस्त या कहीं और कोई फैमिली मेम्बर्स अगर बाहर रहते हो, देन आप हमेशा उनसे जब पूछोगे, तो जैसे हम यहाँ पर हर साल अपनी हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यू करते हैं, वहाँ पे द प्रोटोकॉल इज, अगर आपने साल में 2 बार अपना चेकअप नहीं कराया है, वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यू नहीं करते. ओके. तो इसीलिए जो वहाँ के डेंटिस्ट हैं उनके पास 6-6 महीने के अपॉइंटमेंट्स फिक्स्ड होते हैं सारे, क्योंकि सारा पेशेंट हर 6 महीने में आएगा ही तो आएगा. यहाँ checkup. की भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को ये करना rule चाहिए. apply Good कर idea, देना good चाहिए. idea. Good idea. ओके. अगर ओरल हाइजीन की बात करें तो इंडिया और डेवलप्ड कंट्रीज में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आता है? ओवर देयर जो आपको एक ओरल हेल्थ है, वो एक आपकी बॉडी का हिस्सा माना जाता है. जैसे आपका फुल बॉडी चेकअप होता है, वैसे ही ओरल हेल्थ चेकअप इज अ पार्ट ऑफ योर फुल बॉडी चेकअप. एंड आई एम श्योर देयर इज अ डिफरेंस ऑल्सो कि जो वहाँ की गवर्नमेंट्स हैं वो ओरल हेल्थ केयर को सपोर्ट करते हैं. अभी हमारे पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है इंडिया में जो डेंटल ट्रीटमेंट को सपोर्ट करता हो. तो कहीं ना कहीं डेंटल ट्रीटमेंट आज भी अगर आप देखो तो एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट माना जाता है. हाँ. तो उस वजह से ऑफ कोर्स कॉस्टिंग में फ़र्क आता ही आता है. अगर आप एक बेस्ट ट्रीटमेंट लेना भी चाहो, कभी कभी फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से आप नहीं ले पाते हो, आपको 2 बार सोचना पड़ता है. बट व्हेन यू सी अबाउट द डेवलप्ड नेशंस, वहाँ पर ये नहीं है. वहाँ पर जो भी ये बेसिक डेंटल है, इट्स ऑल इंक्लूडेड इन योर हेल्थ इंश्योरेंस. सो आई थिंक दैट इज अ ह्यूज रीजन वाई वहाँ के लोग एंड वहाँ के इतना अवेयरनेस है ओरल हेल्थ को लेके. ओके. क्या इंडियन सिर्फ दांतों में दर्द होने पर डेंटिस्ट के पास आते हैं? दर्द होने के बाद भी जब उनकी दवाइयाँ काम करनी बंद कर जाती है, तब वो डेंटिस्ट के पास आते हैं. ओके. आपको क्या लगता है कि ओरल हेल्थ और ओवर हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है? बेसिक चीज़ें, अगर आप लेट्स से साल में 2 बार चेकअप करवा रहे हैं, अगर आप दिन में 2 बार ब्रश कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी खाने के बाद सिर्फ पानी लेकर एक बार कुल्ला भी कर लोगे, एंड दैट्स इट. इतना बेसिक भी अगर आप करते हो, आपकी ओरल हेल्थ 70% पॉपुलेशन से ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. ओके. रात को ब्रश करके सोना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है. सी, जब आप दिन में कुछ भी खा रहे हो, लेट्स से आपने ब्रेकफास्ट खाया, लंच खाया, उसके बाद आप बहुत देर तक उठे हुए हो, एक्टिव हो, आप लोगों से बात भी करोगे, आप पानी भी पियोगे, आप सब कुछ करोगे. तो जब भी आपने कुछ खाना खाया, जो भी बैक्टीरिया उस पर एक्ट करता है, वो एसिड जो भी बना रहा होता है, वो डाइल्यूट होता रहता है. पानी पिया डाइल्यूट हो गया, कुछ और खाया डाइल्यूट हो गया. बट जैसे ही आपने रात को खाना खाया और वो आपके दांतों के अलग अलग एरिया पे वो खाना जमा रह गया, रात भर, दैट इज एटलीस्ट 8 hours ऑफ स्लीप. 8 घंटे वो खाना वही दांत पे चिपका हुआ है, बैक्टीरिया उस पे एक्ट कर रहा है. ना आप रात को उठ के पानी पी रहे हो, ना आप किसी से बातें कर रहे हो. सो एक कांस्टेंट एरिया कॉन्सेंट्रेशन एसिड का बन रहा है, वही कैविटीज बन जाती है. ओके. सो अगर सिर्फ आप रात का खाने के बाद ब्रशिंग स्टार्ट कर लो, it solves at least 70% of your problems. ओके. तो जो कैविटी होता है, जैसे कि हम नॉर्मली दांत का कीड़ा बोलते हैं, वो बिल्डअप होने में मैक्सिमम कितना टाइम लेता है? अगर आप अभी खाओगे, so within 30 seconds the plaque is there. मगर आप
सो देयर स्टेजेस। एक प्लाक होता है, जब वो थोड़ा हार्ड हो जाता है तो वो कैलकुलस बन जाता है। ओके ठीक है, आपने किन्हीं लोगों को देखा होगा, उनको जमा जमा व्हाइट व्हाइट ब्राउन ब्राउन उनके दांतों में होता है, दैट इज कैलकुलस। प्लाक एक ऐसी चीज है, मैंने अभी खाना खाया, वो तुरंत ही बन जाएगी, मगर वो तुरंत हट भी सकती है। ओके ठीक है, बट जब आप उसको नहीं हटाते हो, कुछ लोग 2-3 दिन तक ब्रश नहीं करते हैं, ठीक है, जब आप उसको नहीं हटाते हो उसमें कैल्शियम डिपॉजिट होता रहता है और फिर वो हार्ड होके कैलकुलस बन जाता है। ओके कैलकुलस इज समथिंग जो आप घर पे नहीं हटा सकते, डेंटिस्ट के पास सिर्फ जाना डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। प्लाक आप रोज ब्रश करो, आपका हटेगा। ओके नॉट इवन किडिंग, 2 दिन का भी प्लाक आप ब्रश ढंग से करोगे तो हट जाएगा। अच्छा बट कैलकुलस अगर एक बार जमना शुरू हो गया, देन यू विल हैव टू कम टू अ प्रोफेशनल टू गेट इट रिमूव्ड। ओके डॉक्टर, एक मिथ बहुत कॉमन है कि येलो टीथ हेल्दी होते हैं। येलो टीथ हेल्दी नहीं होते हैं, ठीक है। Okay. सो नाउ द थिंग इज, अगर आप किसी भी लोग का दांत देखो, इट्स बेसिकली व्हाइट, दैट इज आवर इनामल। दांत के अंदर एक येलो स्ट्रक्चर होता है, दैट्स कॉल्ड डेंटिन। तो कभी कभी क्या होता है, हमारी एज की वजह से, हमारी हैबिट्स की वजह से हमारा इनामल या तो वेयर ऑफ कर जाता है या स्टेन हो जाता है। ओके उस केस में हमारे दांत येलो होने स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को देखोगे उनके यंगर एजेस में वर्सेस व्हेन दे आर 50-60, वो दांत हल्का हल्का घिस चुका होता है, इसीलिए वो हल्का येलो दिखने लग जाता है। ऑन द अदर हैंड, कुछ लोग जो बहुत अग्रेसिवली ब्रश करते हैं कि हम पूरा साल भर की सफाई एक ही दिन में कर आज ही देंगे, होगी। तो उस केस में भी आप इतना अग्रेसिवली अगर ब्रश करते हो, देन यू टेंड कि आप अपना इनामल घिस देते हो, ओके तो भी आपके दांत येलो हो जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आप बहुत ब्लैक कॉफी पी रहे हो, ब्लैक टी पी रहे हो, ये सब कुछ स्टेन करता है आपके दांतों को। सो ऐसा नहीं है कि येलो दांत आर मोर हेल्दियर। हेल्दी दांत अपने आप में एक डिजीज फ्री स्टेट है, तो वो आप एक रेगुलर चेकअप करवाओ, अपना ओरल हैबिट्स घर पे फॉलो करो, a little yellow, a little white, that is absolutely okay. ओके डॉक्टर, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम और ओवर द इंटरनेट पर्पल टूथपेस्ट बहुत वायरल है। Correct. तो क्या ये एक्चुअल में टीथ वाइटनिंग कर रहे हैं या फिर सिर्फ एक ट्रेंड है? So it is basically, I would say a trend. ठीक है, ये आपके जैसे आपने देखा होगा, इफ यू गॉन टू अ सैलून, आई थिंक गर्ल्स विल रिलेट, जब भी आपके बाल ब्लीच करते हैं उसके बाद वो पर्पल शैम्पू लगाते हैं, हाँ राइट। सो इट्स जस्ट अ चेंज इन योर कलर परसेप्शन। अगर आप येलो चीज पे पर्पल चीज लगाओगे तो कलर थ्योरी के हिसाब से वो आपको हल्का ब्राइटर लगेगा, ठीक है। सो इट इज अ वेरी टेम्पररी इफेक्ट। ओके बीच में कोई टीथ वाइटनिंग स्ट्रिप्स भी आई थी हाँ, पर्पल like कलर की, tapes. a lot of things. These are all temporary. Once or twice that's fine, they will give you some effects. But अगर आपको professionally long term wider teeth चाहिए हैं, so in dentistry we have a lot of options to get those. And Okay. purple toothpaste is not going to give you a lasting ओके तो result. नहीं खरीदना। नहीं खरीदना। ओके होम रेमेडीज, लेमन, चारकोल, बेकिंग सोडा और नमक, ये सब मिला के लगाओ तो टीथ येलो नहीं होंगे, इस सब बारे में आपका क्या कहना है? ज्यादा जल्दी येलो होंगे। So see, lemon, it's citric acid, ठीक है, वो आपके दांतों को ज्यादा जल्दी इरोड करेगा। आपका चारकोल, इट्स सो अब्रेसिव, वो आपके एनामल को घिस देगा। बेकिंग सोडा, अगेन अगर आप उसको सही से नहीं यूज करते हो तो वो भी आपके एनामल को डैमेज ही करेगा। ओके सो ट्रांजिएंटली अपने मन को खुश करने के लिए कि मेरे दांत वाइट हो रहे हैं, आप इनफैक्ट अपने दांतों को खराब ही कर रहे हो। ओके व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट ऑयल पुलिंग? ऑयल पुलिंग इज अ गुड हैबिट। आई एम श्योर इंडिया में अभी अवेयरनेस उसकी थोड़ी सी कम है ओवर द इंटरनेट। यस, बट इट्स अ गुड हैबिट। वो आपके गम्स को स्ट्रेंथन करने में काफी हेल्प करती है। ओके तो ऑयल पुलिंग में कौन सा ऑयल हम मेजरली यूज कर सकते हैं? क्योंकि कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जो हम अपना हेयर ऑयल, स्कैल्प ऑयल यूज कर रहे हैं हम उसी को मुंह में डाल के कर सो सकते आई हैं। थिंक द बेस्ट इज गोइंग टू बी कैस्टर ऑयल और आलमंड ऑयल। ओके ठीक है, जो कोकोनट ऑयल आता है वो बेस्ट है। अगर आप मार्केट में जाओगे, एडिबल कोकोनट ऑयल है। सी इमेजिन, आप कुछ भी अगर अपने मुंह में डाल रहे हो, इट Obviously, हैज it टू बी will समथिंग affect दैट your शुड बी body. एडिबल, क्योंकि कुछ ना कुछ ट्रेसेस अंदर जाएंगे ही जाएंगे। सो आई वुड से समबडी हु इज जस्ट बिगिनिंग, जो इतना प्रोफेशनल नहीं है, यू ट्राई एनी ऑयल दैट इज अवेलेबल एट योर हाउस, प्रेफरेबली स्टार्ट विद कोकोनट ऑयल। ओके नीम वाला दातुन? देखो, दातुन आई वुड नॉट एग्री, बट नीम अदरवाइज इज वेरी गुड प्रोडक्ट। Okay. अगर आप लिटरेचर देखोगे, साइंस में जाओगे, देन बहुत अच्छी एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल उसकी प्रॉपर्टीज हैं। बट दातुन अगेन एग्रेसिव हो जाता है।
आपके दांत के हर सरफेस को वो कवर नहीं कर पाता है, तो ऊपर से इट कैन ऑफ कोर्स जब आप उसको कर रहे हो तो जो थोड़ा लिक्विड लीच आउट हो रहा है विल गिव यू सम इफेक्ट्स, बट इट्स नॉट गुड फॉर क्लीनिंग योर टीथ एज सच. ओके, हैव यू हर्ड अबाउट क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? या वो एड बहुत वायरल था. ओके, तो सॉल्ट का टूथपेस्ट में क्या काम है? इफ यू सी इट, देखो दैट्स नमक इन द टूथपेस्ट इज जस्ट अ गिमिक. ठीक है, ऐसा Okay. कुछ नहीं है, नमक से कुछ नहीं होता है. यू वुड नॉट इवन कम अक्रॉस एनी होम रेमेडी जिसमें वो कह रहा है कि नमक को दांत पे लगा लो. बट इट्स जस्ट दैट सॉल्ट हेल्प्स रिड्यूस एनी इन्फ्लेमेशन इन द गम्स. ओके, सो उसके लिए जैसे ब्लीडिंग गम्स का कोई केस हो गया, ऐसा कुछ हो गया, उस केस में दैट्स बेनिफिशियल. ओके, क्या च्युइंगम खाने से गम्स स्ट्रांग होते हैं? गम स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. एक Okay. आपकी मसल होती है यहाँ पर जिसको कहते हैं मैसेटर. ओके, वो थोड़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो सकती है एक्सरसाइज की वजह से, बट पर्सनली इट्स मोर डैमेजिंग. आपको यहाँ पर TMJ पेन शुरू हो सकता है, आपको मसल स्पैज्म हो सकते हैं. कुछ लोग होते हैं जो आई थिंक मोर सो जो पूरा पूरा दिन च्युइंगम चबाते रहते हैं हाँ. कि मेरी जॉ लाइन भी आ जाएगी, मेरा ये भी हो जाएगा. अगर ऐसा होता तो च्युइंगम से जॉ लाइन नहीं आती. अगर ऐसा होता तो प्लास्टिक सर्जन्स वगैरह क्या ही करते. सो नो, दैट इज नॉट राइट. डॉक्टर, व्हाट इज टूथ ज्वेलरी? हमने देखा है लोग स्टोन्स लगवा लेते हैं दांतों में. करेक्ट. सो आजकल देयर इज दिस न्यू, इट्स बीन देयर फॉर अ व्हाइल, देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टूथ ज्वेलरी जहाँ पर हम बेसिक इनर्ट मटेरियल से लेकर डायमंड्स या गोल्ड या जो भी पेशेंट लगवाना चाहता है उसकी जेम्स उनकी फ्रंट टीथ पे लगाते हैं. व्हेन दे स्माइल दे कैन शो इट ऑफ. यूजुअली इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर. इसमें हम कोई ड्रिलिंग वगैरह नहीं करते हैं. तो लाइक इट्स वो पेस्ट करा जाता है. पेस्ट करते हैं बस. Okay. जैसे आप फेविकॉल से करते हो, हम हाँ, अपनी हाँ. डेंटल फेविकॉल से आप लगा लो, उसको पेस्ट कर देते Okay. हैं. इट कैन लास्ट यू अ फ्यू मंथ्स, इट कैन ऑल्सो लास्ट अ फ्यू ईयर्स. यूजुअली कोई ड्रिलिंग वगैरह नहीं होती, सो इट्स रिलेटिवली सेफ. इसका कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिला हो? समटाइम्स व्हेन योर ओरल हाइजीन इज नॉट गुड तो उसके अराउंड बहुत ज्यादा प्लाक डिपॉजिट हो जाता है. लोग क्या करते हैं कि यार ये निकलना चाहे तो उस दांत पे ब्रश करना छोड़ देते हैं. तो फिर उससे उनके गम्स में, उनके टीथ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. बट दैट्स जस्ट अबाउट इट. कभी कभी होता है कि वो निकल के आप इनगल्फ कर सकते हो. ऑल्दो दीज आर इनर्ट थिंग्स, बट देयर आर स्टिल चांसेस दैट माइट ट्रबल यू किसी तरीके से. हम काफी बार सुनते हैं कि लाइक उसने सोने का दांत लगवाया है और सिल्वर का दांत लगवाया है, तो ये क्या है? एक्चुअली मेटल तो नहीं लग सकता. पहले के टाइम में लगता था. पहले के टाइम में अगर आप नॉट अ मिक्सचर ऑफ मेटल, प्रॉपर. यस. अगर आप काफी एंशिएंट लिटरेचर में जाओ तब बहुत पैसा था लोगों के पास. सो दे वर यूजिंग गोल्ड, दे वर यूजिंग सिल्वर टू एक्चुअली गेट उनकी कैप्स मेड. बट धीरे धीरे दे स्टार्टेड शिफ्टिंग. ठीक है, एक तरीके का इन्वेस्टमेंट था जो लोगों ने बना रखा था. धीरे धीरे हमने शिफ्ट करा क्योंकि अपने आप में गोल्ड और सिल्वर इतना स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स नहीं रहते हैं. हाँ. तो हमने उनमें अलॉयज बनाने स्टार्ट करे धीरे 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 कर देन देयर केम एन एरा जहाँ पर वो कलर रिजेंबलिंग गोल्ड एंड रिजेंबलिंग सिल्वर रह गया. Okay. बट इट बिकेम कॉपर, निकल, क्रोमियम, अ लॉट ऑफ मिक्सचर्स का सब कुछ. टू द पॉइंट अब ये ऑलमोस्ट नहीं यूज करते हैं क्योंकि अनस्थेटिक लगता है. लाइक इफ आई विल स्माइल और मेरा फ्रंट वाला दांत ऐसे सिल्वर कलर का दिखेगा, आई एम श्योर इट्स नॉट गुड. बट फिर भी इवन टुडे इट्स अ वेरी इकोनॉमिकल सोल्यूशन. जो आपकी मेटल की कैप्स होती हैं, सो काफी बार हम पोस्टीरियर जो दांत होते हैं उनमें वो रेकमेंड करते हैं. ओके, एक नेचुरली हेल्दी स्माइल और आर्टिफिशियली वाइट स्माइल में डिफरेंस क्या होता है? ओके, सो अगर हम एक नेचुरल हेल्दी स्माइल के बारे में बात करते हैं वर्सेस एक मतलब डिजाइन्ड वाइट स्माइल. सो सी फॉर गेटिंग अ डिजाइन्ड वाइट स्माइल यू ईदर विल go for a digital smile designing like veneers या ऐसा कोई treatment, or you will have to go for bleaching of your tooth. ठीक है, दोनों ही केस में आप अपने नेचुरल टीथ को किसी तरीके से मॉडिफाई कर रहे हो. हाँ. जब आप ब्लीचिंग कर रहे हो तो आप उसको केमिकल एजेंट से एक्सपोज कर रहे हो. जब आप विनियर्स कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा अपग्रेड कर ही रहे हो. राइट. सो इफ यू डोंट मेंटेन योर टीथ तो आपके ब्लीच वाले दांत वापस येलो हो जाएंगे. एंड अगर आप विनियर्स या ऐसा कोई भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, स्माइल डिजाइनिंग कराते हो, अगर आप अपनी ओरल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो तो आपके गम्स पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी. Okay. A lot of people they get their smiles designed or something
एंड कि उसको कुछ हो ना जाए कि चक्कर में ब्रश करना छोड़ देते हैं, सिर्फ माउथ वॉश पे आ जाते हैं, बट दैट इज नो वे. सो instead of making your smile more healthy and more better looking, you actually end up troubling. बहुत सारे सेलिब्रिटीज है जिन्होंने विनियर्स करवा रखे हैं, स्माइल डिजाइनिंग करवा रखी है. विनियर्स एग्जैक्टली क्या होता है? So imagine that I have a function in the next 10 days. ओके. ठीक है, पहले के टाइम पे I could not go and get braces. ठीक है, 10 दिन में तो braces कुछ भी नहीं करेगा मेरा. कुछ भी नहीं करेगा. And at that same time आपने देखा होगा फ्लोरोसिस कर एक बीमारी होती है. जब आप किसी एरिया में रहते हो जहाँ के पानी में फ्लोराइड कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, हाँ. तो वो भी आपके दांतों को स्टेन कर देता है. अगर आपकी मदर ने प्रेगनेंसी के टाइम टेट्रासाइक्लिन ली है, हाँ. तो भी आपके दांतों में स्टेन आता है. ओके, लाइक मदर की प्रेगनेंसी ना हमारे टीथ पे भी असर करता है. क्योंकि हमारे दांत तब डेवलप हो रहे होते हैं, okay. जब हम वूम्ब के अंदर होते हैं. सो इन ऑल ऑफ दीज सिनेरियोज अगर आपको अपने दांत का शेप, कलर, पोजिशनिंग हल्की सी चेंज करनी है, तो हम बस दांत के फ्रंट सरफेस पे एक लेयर लगा देते हैं. सो दैट व्हेन आई एम स्माइलिंग, जो दांत मेरे दिख रहे हैं वो दिखने में दे आर मोर वाइटर, देयर आर नो स्टेन्स, दे आर बेटर अलाइंड. So that is what is called as veneers. Okay. वो एक ट्रांसल्यूसेंट चिप्स टाइप होते हैं जो फ्रंट सरफेस पे लग जाते हैं. तो उसको हम खुद से रिमूव कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, परमानेंटली स्टिक हो जाते हैं. ओके, वो परमानेंट है. That is smile design. आजकल क्लियर अलाइनर्स बहुत आ गए मार्केट में एंड टूथसी काफी फेमस हो रहा है. तो आई वांट टू नो कि क्लियर अलाइनर्स और ब्रेसेस में क्या डिफरेंस है? देखिए, पहले के टाइम पे व्हेन वी हैड ब्रेसेस, उसमें एक मेटल के ब्रैकेट्स होते हैं जो आपके दांतों के ऊपर चिपकाए जाते हैं. एक वायर पूरे अपर एंड लोअर आर्चेस में डाली जाती है और वो हर महीने आप जाओगे, आपका डॉक्टर वायर टाइट करेगा. नहीं सकते, वो सारे रिस्ट्रिक्शंस थे. उसी को देखते हुए वी हैव कम टू अ कॉन्सेप्ट ऑफ अलाइनर्स. अलाइनर्स का बेसिक फंक्शनिंग इज द सेम, कि जिस पोजीशन में फोर्स लगाना है, कौन से वेक्टर में फोर्स लगाना है, मगर दे डू इट इन अ मोर रिमूवेबल फैशन. ब्रेसेस आप उतार नहीं सकते. अगर आपको ब्रेसेस उतारने हैं तो आपको मेरे पास ही आना पड़ेगा. बट विद योर अलाइनर्स यू हैव अ फ्रीडम. आपको 24 में से 20 या 21 घंटे वो एक रिमूवेबल ट्रे अपने दांत में लगा के रहनी है. Whenever you want to eat anything, आप उसको आराम से निकालो, आप खा सकते हो. Even for that matter, nowadays the technology is so nice. I can be sitting here wearing an aligner and you wouldn't even know. So बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है. आप अपना दिन में 20 से 21 घंटे if you wear it, it almost finishes your treatment at the same time as braces. तो आपको बहुत flexibility मिल जाती है. Imagine somebody who's 30, 40, 50 या फिर कोई public facing job में. The models also, there are air hostesses also. Models तो braces सब कुछ नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते. But with aligners 6 महीने साल भर में आप अपना पूरा अलाइनमेंट सही कर सकते हो. Nobody will even get to know. क्या अलाइनर्स ब्रेसेस से स्लो वर्क करते हैं? Not really, but marginally. Okay. क्योंकि ब्रेसेस में मैं ज्यादा फोर्स लगा सकती हूँ, तो थोड़ा वो बेनिफिट मुझे रहता है. कंप्लायंस का बहुत बड़ा इशू है. ब्रेसेस मैंने एक बार लगा दिए और मैंने टाइट कर दिए, आप उसको लूज नहीं कर सकते. बट जब अलाइनर्स है वो आपको 20 घंटा पहनना है. आपने नहीं पहना, आपने बोला मैं 4 दिन की वेकेशन पे जा रही हूँ और मैं नहीं पहनूंगी, वहाँ ट्रीटमेंट स्लो हो जाता है. ओके, राइट. तो पेशेंट सेंट्रिक हो जाते हैं ना, क्योंकि ब्रेसेस में तो मेरे हाथ में है, मैंने टाइट कर दिया, मुझे पता है वो फोर्स लगेगा ही लगेगा. वो फर्क आ जाता है. व्हाट इज मोर एक्सपेंसिव, ब्रेसेस और अलाइनर्स? अगर आपको कॉस्ट को देखते हुए खुद के लिए चूज करना हो, अलाइनर्स या ब्रेसेस, तो व्हाट विल यू चूज? सी, ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंस इन कॉस्ट, बट आई वुड आल्सो से कि ब्रेसेस एंड अलाइनर्स के अपने अपने इंडिकेशंस होते हैं. कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो सिर्फ ब्रेसेस से ठीक हो सकते हैं. कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आप अलाइनर्स करोगे देन यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स. सो डिपेंडिंग, आई थिंक कॉस्ट बिकम्स सेकेंडरी, द फर्स्ट बिकम्स द होल ट्रीटमेंट. क्या उनका जॉब है, क्या उनका लाइफस्टाइल है, हाउ कंप्लायंट आर दे, ये सारी चीजें थोड़ी ज्यादा मैटर करती हैं एज कम्पेयर टू द कॉस्ट सोली. बिकॉज अगर आप किसी बहुत अच्छे ब्रेसेस के ब्रांड्स के साथ जाओगे एंड अ डिसेंट अलाइनर के साथ जाओगे, यू विल फिगर आउट देयर ऑलमोस्ट द सेम. बट व्हाट, फिर ये जो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं आपके लिए क्या ज्यादा बेटर रहेगा. ओके, क्या अलाइनर्स हर पेशेंट के लिए सूटेबल है? नहीं. वी आर गेटिंग टू ट्रीटमेंट्स जहाँ हम थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं, बट किन्हीं बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस में हमें अलाइनर्स नहीं सूट करते हैं. देन वी हैव टू गो विद ब्रेसेस ओनली. पायरिया एग्जैक्टली होता क्या है?
पायरिया, ओके, अ लॉट और आई इसको इतना इग्नोर क्यों करा जाता है? क्योंकि उसमें दर्द नहीं होता है. ओके. सो पायरिया इज बेसिकली अ गम डिजीज. उसमें क्या रहता है? ओके, इट्स अ गम डिसीज. Yes. मुझे लगता था लाइक टीथ डिसीज है. नो. सो पायरिया इज अ गम डिजीज. उसमें क्या होता है, आपके गम्स के अंदर इतनी इन्फ्लेमेशन हो जाती है जो अंदर ही अंदर आपकी बोन को खाती रहती है. बोन को. ओके. यू नो दिस पिंक थिंग इज योर गम. इसके हाँ. अंदर आपकी बोन है, हड्डी है. ओके. तो वो इन्फ्लेमेशन आपकी बोन को खाती रहती है, टू पुट इन सिंपलर टर्म्स. एंड धीरे धीरे आपकी हड्डी का लेवल नीचे होता रहता है. ओके. आपने देखा होगा बहुत लोग जो कहते हैं मेरे तो दांत ढीले हो गए, हाँ, इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उनकी बोन सपोर्ट खत्म हो जाता है. खत्म हो गया. बट द थिंग इज पायरिया हैपेंस ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. मतलब 1 महीने में भी पायरिया नहीं डेवलप होएगा. आप इमेजिन करो, अगर किसी आदमी को उनके ब्रशिंग में इफ दे आर सीइंग द स्मॉल स्ट्रीक ऑफ ब्लड, दैट मीन्स इट्स अ वार्निंग साइन कि आपको कहीं ना कहीं गम्स में इन्फेक्शन है. यू कम टू मी, आई डू योर क्लीनिंग, इट्स गोइंग टू स्टॉप देन एंड देयर. ओके. बट लोग क्या करते हैं, दर्द तो हो नहीं रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंखें बंद कर थोड़ा लेते हैं. तेज ब्रश मैं कर वही लिया, कह रही हूँ, वो तो हो आंखें गया. बंद कर लेते हैं जब वो स्पिट करते हैं. एंड वही करते 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 ब्लीडिंग गम्स एस्टैब्लिश हो जाती है. एंड ब्लीडिंग गम्स जब एक सर्टेन प्रपोर्शन से ज्यादा बढ़ जाती है, जब वो बोन को अफेक्ट करने लग जाती है, दैट इज कॉल्ड पायरिया. तो ब्लीडिंग गम्स किन्हें बोला जाता है कि लाइक जब हम ब्रश कर रहे हैं और स्पिट कर रहे हैं तब वो ब्लड आ रहा है, या ब्लीडिंग गम्स लाइक नॉर्मली हम बैठे हैं तब भी वो ब्लीड कर रहे हैं? ऐसे ऐसे अपने आप गम्स नहीं ब्लीड करेंगे. ओके. गम्स सेंसिटिव हो जाते हैं. तो उस वजह से क्या होता है, जैसे कि आप सोचो एक चोट लगी है, तो उसके ऊपर जो स्कैब बनता है, अब जब जब उसको निकालोगे वो तब ब्लीड करेगा. हाँ हाँ हाँ. इट्स लाइक दैट. तो आपका गम्स इन्फ्लेम हो गया है. अब आपने कुछ खाया, लेट्स से आपने एप्पल खाया जो बहुत हार्ड है, हाँ. उसने उसको टच किया, थोड़ी सी ब्लीडिंग आ गई. आपने ब्रश Okay. किया, उसने उसको टच किया, थोड़ी सी ब्लीडिंग आ गई. आपने बहुत जोर से स्पिट किया, उस प्रेशर की वजह से उस पर फोर्स लगा, तो ब्लीडिंग आ गई. ओके. तो ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए हो और एकदम से ऐसे ब्लीड होता रहेगा. इट इज व्हेन यू ईट, जब भी कुछ एक्टिविटी होगी, कुछ तब कुछ वो भी आपके blood गम्स को आएगा. जब टच करेगा, तब वो हल्की हल्की ब्लीडिंग Okay. होती रहती है. क्या ओरल हेल्थ डायबिटीज से रिलेटेड है? काफी ज्यादा. कैसे? इट्स 2 ways. आपकी अगर आपको डायबिटीज है तो आपकी ओरल हेल्थ पे फर्क पड़ता है. आपके गम्स इन्फ्लेम हो जाते हैं, ठीक है, आपको ब्लीडिंग गम्स शुरू हो जाते हैं. एंड एट दैट सेम टाइम अगर आपकी ओरल कैविटी की हेल्थ पुअर है, हाँ. आपके डायबिटिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ओके. सो इट इज दैट इम्पोर्टेंट. आपका ओरल जो माउथ है वो आपकी पूरी बॉडी के लिए गेटवे है. देयर आर सो मेनी कंडीशंस जिनका पहला साइन या वार्निंग साइन माउथ में आता है. फॉर एग्जाम्पल, आपको डायबिटीज, इफ यू आर हैविंग ब्लीडिंग गम्स, हाँ. आपको विटामिन सी डेफिशिएंसी हो सकती है, आपको डायबिटीज हो सकती है, हाँ. ठीक है, या फिर आपकी नी ब्लड थिनर्स या किसी ऐसी दवाई पे हो सकते हो. ओके. ठीक है. अगर आप प्रेग्नेंट होते हो, उस केस में भी आपके गम्स स्वेल कर जाते हैं. ओके. हल्की आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज दिस वन बैक्टीरिया जो आपकी डेंटल कैविटीज में पाया जाता है. वही सेम बैक्टीरिया एक टाइप ऑफ हार्ट अटैक में भी पाया जाता है. ओके. सो इफ यू डोंट टेक केयर एंड आपकी कैविटीज अगर बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर गई हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, it can affect your heart also. So nobody understands how important it is to remove this. And not just this, बहुत लोग क्या करते हैं, इसमें दर्द हुआ निकाल दो, इसमें दर्द हुआ निकाल दो. Instead of getting a treatment, उनको होता है प्रॉब्लम हटा दो. हाँ. Now what that does is, जब तक आप 50-60 तक पहुंचते हो, जब anyway आपकी बॉडी इतना नहीं काम कर रही है, आपको in general nutritional deficiencies हो रही हैं, आप खाना भी नहीं खा पा रहे. So when you can't eat food, you're not taking in any nutritions anyway. हाँ. तो आपकी बॉडी और वीक हो जाती है. Okay. So that is why old age में तो सबसे जरूरी है कि मेरे दांत पूरे होने चाहिए. एंड उसके लिए आपको केयर पहले से ही करनी पड़ेगी. What do you want to say about bad smell और mouth stinking? देखो, when you talk about bad smell, क्या होता है, आप जब भी कुछ खाना खाते हो, अगर आपने अपनी टंग को कभी देखा हो, इट्स लाइक अ कारपेट. ठीक है. उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्शंस हैं. हाँ. आप जब भी कुछ खाना खाते हो, देयर इज सम बैक्टीरिया जो पूरी टंग के ऊपर प्रेजेंट होता है. ठीक है. वो सल्फर कंपाउंड्स बनाता है. एंड आप कभी भी अगर किसी सल्फर फैक्ट्री में गए हो, वो बहुत स्मेल करती है. हाँ. लाइक बहुत स्मेल आती है. स्कूल में साइंस लैब में देखा है. ठीक है. तो वही सल्फर वाला बैक्टीरिया
आपकी टंग पे बैठा होता है। तो अगर आपने कुछ भी खाया एंड इफ यू आर नॉट इन अ हैबिट ऑफ क्लीनिंग योर टंग, दैट बैक्टीरिया एक्ट्स and causes that sulfuric compounds. Okay. And that gives away that bad smell. ओके, इट इज जनरल कि लाइक हमने अनियन खाया, गार्लिक खाया या नॉन वेज खाया तो मुंह से बैड स्मेल आ रही है, बट काफी बार या काफी लोगों के साथ ही होता है कि वो बहुत देर से बोले रही हैं, लाइक मुंह कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है या फिर बहुत देर से पानी नहीं पिया, तब भी उनके मुंह से बैड स्मेल आ रही है। उसमें क्या है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, या फिर जब भी आप पानी नहीं पी रहे हो बहुत देर तक या बिल्कुल शांत बैठे हुए हो, कहीं ना कहीं आपका सलाइवा जो होता है, मुंह का थूक, वो थोड़ा कम प्रोड्यूस होता है। तो सलाइवा, बॉडी अपने आप में बिल्कुल अपना मैकेनिज्म सारे खुद ही कर रही होती है। सो जो सलाइवा बनता है वो ऑटो क्लेंजिंग मैकेनिज्म है, वो अपने आप घूम घूम के अपने मुंह में सब क्लीनिंग कर रहा होता है। बट अगर आप बहुत देर से चुप बैठे हो या डिहाइड्रेटेड हो, उस केस में योर सलाइवा प्रोडक्शन गोज डाउन। दैट इज वाई योर रेगुलर क्लीनिंग ऑफ द टंग एंड द बैक्टीरिया एंड द कंपाउंड्स जो बन रहे हैं वो नहीं होता है, एंड वो कंपाउंड्स वहीं टंग पे रह जाते हैं, एंड दैट कॉजेज दैट बैड ब्रेथ। ओके, इट्स लाइक बहुत लोग, आई थिंक टंग क्लीनिंग इंडिया में इतनी कॉमन है नहीं, बट ऐसा लगता है इफ यू ओनली ब्रश एंड इफ यू आर नॉट क्लीनिंग, इट्स लाइक आप किसी कमरे में गए, आपने पोछा तो लगा दिया बट झाड़ू नहीं लगाया, सो डजंट मेक सेंस, इट्स इनकम्प्लीट। या इट्स इनकम्प्लीट। ओके, तो खाना खाने के बाद क्या करना बेस्ट होता है, माउथ वॉश या फिर फ्लॉस? सी आइडली फ्लॉसिंग। ओके, अगर आप बेबी स्टेप्स से स्टार्ट करो, जब भी आप कुछ खाना खाओ, एक हैबिट बनाओ कि आप पानी लोगे नॉर्मल एंड आप उससे कुल्ला कर लोगे। यू कैन ड्रिंक दैट वाटर, दैट्स आल्सो फाइन, अगर आप किसी पब्लिक सेटिंग में हो, और यू कैन स्पिट इट आउट। वंस यू आर थ्रू विद दैट, देन एन आइडियल पोजिशन इज दैट यू फ्लॉस। आजकल ऐसा नहीं है, पहले वो धागे वाली फ्लॉस आती थी, और नाउ यू गॉट इंटरडेंटल फ्लॉसर्स एंड इंटरडेंटल ब्रशेस, दे आर वेरी इजी, पॉकेट में आ जाते हैं, इतने छोटे से पता भी नहीं चलते। आई थिंक 30 seconds and you can just easily floss your entire mouth with those. ओके, तो काफी लोग ना गलत टूथ ब्रश यूज करते हैं, तो वी वांट टू नो कि हमें कैसा और कौन सा टूथ ब्रश यूज करना चाहिए। बहुत लोग दांत वाइट करने के चक्कर में, इंडिया में सबसे बड़ा फैड है कि मुझे सफेद दांत चाहिए, मुझे व्हाइट दांत चाहिए, उसके चक्कर में काफी ज्यादा लोग एक बहुत हार्ड टूथब्रश यूज करते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग है कि जितना हार्ड ब्रश होगा उतना ज्यादा घिसेगा, अच्छे से क्लीनिंग करेगा, ठीक है, बट दैट इज नॉट ट्रू। Okay. वो कहीं ना कहीं आपके इनामल को भी घिस देता है। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स योर गोल कि आपको वाइट दांत चाहिए, वो इनामल को घिस के आपके दांतों को और येलो बना देता है। ओके, ठीक है, सो आइडली यू शुड यूज अ सॉफ्ट ब्रश, क्योंकि आपका जो आइडियल ब्रशिंग टेक्निक है उसके हिसाब से आपका ब्रश आपके गम्स पे और आपके टूथ पे दोनों पे ही रखा होना चाहिए। okay. तो अगर आप हार्ड ब्रश यूज करोगे एंड आपके गम्स आर वेरी सॉफ्ट, मसूड़े बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो ब्लीडिंग कराएंगे ही कराएंगे। Okay. So you should use a soft brush, and that is the ideal brush that you should go for whenever you wanting to maintain a decent hygiene of your mouth. Okay, then what about electric toothbrush? देखो, electric toothbrush are very nice. किन्हीं लोगों में I would say they are mandatory. For example, अगर आपको dexterity थोड़ी प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है आप अच्छे से you have some problem कि आप अपना हाथ पूरा नहीं घुमा पा रहे हो, और उसके सिवाय अगर एक आदमी अच्छे से मैनुअल ब्रश भी कर ले, तो उसके और इलेक्ट्रिक में कोई फर्क नहीं है। आई वुड नॉट एडवोकेट कि इलेक्ट्रिक से ज्यादा अच्छी क्लीनिंग होती है। अच्छी क्लीनिंग इस वजह से भी हो सकती है कि एक तो वो टाइमर के साथ आता है, तो आपको पता है आप 2 मिनट पूरा ब्रश करोगे ही करोगे। इसमें क्या करते हैं, 10 सेकंड 20 सेकंड करा, हाँ हो गया खत्म। दूसरी चीज, इसमें आपको खुद अपना हाथ मूव करना पड़ता है। सो यू टेंड टू कि शुरू में अच्छे से कर लिया, बाकी इधर करा कहीं नहीं करा, कोई फिगर नहीं है कि आप कितना कर रहे हो नहीं कर रहे हो। व्हेन यू हैव एन इलेक्ट्रिक टूथब्रश, उसमें प्रोग्रामिंग ऐसे हो रखी है कि वो परफेक्ट मोशंस में ही चलेगा। तो अगर आप अपना हाथ पकड़ के भी रखे हुए हो ताकि आप ना थको, एटलीस्ट द एंटायर सरफेस ऑफ योर टूथ इज गेटिंग क्लीन। वो मैनुअल में थोड़ा सा वही पेशेंट सेंट्रिक हो जाता है, कितनी जल्दी है, कितना आराम से है, वो हो जाता है। ओके, अब मैं ना कुछ मिथ्स बोलूंगी, आपको उसके फैक्ट आंसर करना। ठीक है। ओके, येलो टीथ अनहेल्दी होते हैं? हमेशा जरूरी नहीं है, कभी कभी एज की वजह से भी येलो टीथ हो जाते हैं। अगर दर्द नहीं है तो डेंटिस्ट के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है? दर्द में मेरे पास आओगे, मैं पक्का कोई इंजेक्शन जरूर लगाऊंगी। इट्स बेटर कि आप बिना किसी दर्द के मेरे पास आओ। ओके, स्केलिंग से दांत कमजोर हो जाते हैं? नहीं, स्केलिंग सिर्फ आपके जमे हुए प्लाक और कैलकुलस को हटाता है,
कैलकुलस की वजह से आपके मसूड़े नीचे हो जाते हैं, जिस वजह से आपको लगता है कि हिल रहे हैं मेरे दांत या कमजोर हो गए हैं, बट इट्स एक्चुअली प्रिवेंटिंग योर टीथ. स्केलिंग इज अ रियली गुड हैबिट. च्युइंगम टीथ साफ कर देती है? ब्रेसेस सिर्फ टीनेजर्स के लिए होते हैं? ऐसा नहीं है. ओके. विजडम टूथ सबको निकलवाना पड़ता है? नहीं, डिपेंड करता है. दूध के दांत जरूरी नहीं होते? बहुत जरूरी होता है. ब्लीडिंग गम्स नॉर्मल है? नहीं. विजडम टूथ को विजडम टूथ क्यों कहा जाता है? यूजुअली क्योंकि ऐसा देखा गया है कि वो लगभग 17 से 25 साल के बीच में आता है. दैट इज व्हेन हमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमें बड़ी विजडम आ जाएगी, इसीलिए वो एक नाम पड़ा हुआ है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट इज नो कोरिलेशन. कोई एज नहीं है. किन्हीं लोगों में 15-16 साल में भी निकल जाते हैं, किन्हीं लोगों में 60 साल में भी निकलते हैं. सो देयर इज नो एज पर से, बट एक जनरल मेजोरिटी का इसी एज ग्रुप में निकल जाता है. ओके. तो विजडम टूथ आने की एज सभी में डिफर होती है? डिफरेंट होती है. ओके. क्या विजडम टूथ निकलवाना हर किसी के लिए जरूरी होता है? बिल्कुल नहीं. अगर वो आपको ट्रबल नहीं कर रहा है उसको निकलवाने की कोई जरूरत नहीं है. बट अ लॉट ऑफ टाइम अब क्या हुआ है, जैसे जैसे ह्यूमन रेस डेवलप हो रही है, हमारा जॉ साइज छोटा होता जा रहा है, तो हमारे विजडम टूथ के लिए जगह नहीं बच रही है. सो यू विल सी अ लॉट ऑफ टाइम्स, आई सी इट इन माई प्रैक्टिस, की टेढ़े दांत आ रहे हैं. विजडम टूथ आर ऑलवेज या तो इंक्लाइंड होते हैं या कुछ होते हैं, क्योंकि उनको स्पेस नहीं मिल रहा. एग्जैक्टली. तो उस केस में कभी कभी वो आगे वाले दांत पे प्रेशर बना रहे होते हैं, कभी वो चीक में अल्सर कर रहे होते हैं, तो उन सब केसेस में उनको निकालना जरूरी हो जाता है. ओके. डॉक्टर, जब छोटे बच्चों के दूध के दांत टूटते हैं तो जनरली उनको पेरेंट्स या घर वाले एडवाइस करते हैं कि जहाँ आपका दांत टूटा है आप वहाँ पे अपनी जीभ मत लगाओ, अदरवाइज आपके दांत टेढ़े मेढ़े आएंगे. करेक्ट. तो इसके पीछे साइंस क्या है? लाइक जीभ लगाने से दांत क्यों टेढ़े हो रहे हैं? आपकी जो टंग है वो आपकी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है. हाँ. ठीक है. जब भी आपका दांत इरप्ट हो रहा है, उसका मतलब है कि उसके आजू पीछे दांत वहां था जो दांत निकल गया, राइट? तो वहां पे बोन वहां कम है. हाँ. जब दांत निकल रहा है वो खाली स्पेस पे निकल रहा है, सिर्फ सॉफ्ट गम्स के थ्रू. जब आप उसको टंग से बार बार धक्का दोगे, देयर आर वेरी हाई चांसेस उसका पाथ चेंज हो सकता है. ओके. सो इसीलिए उनको कहते हैं कि आप बार बार टंग मत लगाओ, बिकॉज टंग इज रियली पावरफुल. तो वो पाथ ही चेंज कर देती है दांतों का. इसीलिए देयर इज दिस हैबिट आल्सो कॉल्ड टंग थ्रस्टिंग. आप देखोगे कुछ कुछ लोग जब बात करते हैं वो ऑटोमेटिकली उनकी जीभ बाहर आती है कभी कभी बात करते करते. इनवॉलंटरी है, बट ऑफ कोर्स वी हैव अप्लायंसेस जिनसे हम उसको ठीक कर सकते हैं. ओके. इट्स अ प्रॉब्लम टू. यस, दैट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि इनवॉलंटरी है वो. हाँ. तो उसमें आप जैसे थंब सकिंग है, बच्चा करता है बचपन में, बट आप एक पॉइंट पर उसको रोकते हो. ऐसे टंग थ्रस्टिंग है. बच्चों को आदत होती है बार बार अपनी जीभ से अपने दांतों को बाहर पुश करने की. आप देखोगे उनका जो फेस है वो काफी लीन होता है, ऐसे दांत बाहर की तरफ निकले होते हैं. इज अ ह्यूज प्रॉब्लम. ओके. टंग को क्लीन रखना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज्यादा. लाइक आई जस्ट टोल्ड यू, जो हमारा बैक्टीरिया हमारी टंग में होता है वो पैपिलाई के अंदर सब फिट है, लेट्स से. ओके. सो द सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो वो कॉज कर रहा है, उसकी वजह से बैड स्मेल, ओवरऑल आपका माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ द माउथ काफी डिस्टर्ब होता है. तो जिस वजह से एक कांस्टेंट बैड स्मेल, एक अनहेल्दी स्टेट, डिजीज के चांसेस ज्यादा, कैविटी के चांसेस ज्यादा, ब्लीडिंग गम्स के चांसेस ज्यादा, सब बढ़ जाते हैं. कौन सा टंग क्लीनर टूल सबसे ज्यादा सेफ होता है? प्लास्टिक और स्टील, मेटल और कॉपर? देखो, आई वुड पर्सनली से स्टेनलेस स्टील बेस्ट है, क्योंकि वो उसमें कोई आपको रस्ट नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं होता, बिकॉज वो डेली पानी के कांटेक्ट में आएगा. अगर आपको ज्यादा है कि मुझे नेचुरल चीजों के ही पास रहना है तो आप कॉपर भी यूज कर सकते हो, बट स्टेनलेस स्टील बेस्ट है. ओके. क्या हम कैनाइन के बिना रह सकते हैं? नॉट रियली. ऐसा नहीं है कि कैनाइन नहीं रहेगा अगर तो आप कुछ कर नहीं पाओगे या फिर आपको कोई फंक्शन में ज्यादा फर्क पड़ेगा, बट अदरवाइज कैनाइन हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट दांत होता है. लाइक वी यूज्ड टू टीयर विद इट. यस, राइट. जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं मेजरली, उनके लिए ये टियरिंग दांत होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो हमारा जो ऑक्लूजन होता है कि किस तरह हमारे दांत मिल रहे हैं, हाँ. वो काफी बार कैनाइन ही गाइड करता है. हाँ. वो हमारा कॉर्नर स्टोन है. आप देखोगे जिन लोगों के दांत स्पेशली जो कॉर्नर के ये दांत है, इनके कैनाइन्स नहीं होते हैं, उनका फेस यहाँ से ड्रूप थोड़ा जल्दी करता है क्योंकि नीचे वो सपोर्ट नहीं है. सो कैनाइन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टीथ, आपके फंक्शन के लिए भी, आपके एस्थेटिक्स के लिए भी.
दे वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे थंब सकिंग करते हैं उनके ऑब्वियसली दांतों की शेप बिगड़ती है ठीक है। बट एक मिथ है जो पेरेंट्स उनको डराने के लिए बोलते हैं कि जो भी थंब सकिंग करता है वो बच्चा कभी हेल्दी नहीं हो पाता, तो ये मिथ है या सच है? कहीं ना कहीं ये सच है। ओके, What happens is अगर आप थंब सकिंग करते हो तो आपकी थंब की प्लेसमेंट आपके ऊपर पैलेट पे रहती है। उस वजह से आपके जितने ऊपर के दांत हैं वो थोड़े फॉरवर्ड आ जाते हैं। तो उस वजह से आपका अपर लिप भी थोड़ा लिफ्ट हो जाता है। आपका ओपन माउथ सिंड्रोम हो जाता है। उसमें क्या रहेगा, आपने देखा होगा बहुत लोग जब सोते हैं तो मुंह खोल के सोते हैं। ठीक है, उस वजह से आपका जब आप मुंह से सांस ले रहे हो तो आपका ओरल कैविटी बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। उस वजह से आपकी कैविटीज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, क्योंकि वो मैंने बताया था सलाइवा क्योंकि कॉन्स्टेंटली फ्लो एक सर्टेन पॉइंट तक ही कर सकता है, राइट, एंड रात को उसकी एक्टिविटी थोड़ी कम हो ही जाती है तो वो ऑटो क्लेंजिंग कम हो जाता है एंड कहीं ना कहीं केरीज के चांसेस ऐसे लोगों में ज्यादा बढ़ जाते हैं एंड उनकी स्पीच डिस्टॉर्ट हो जाती है। जब भी हम बात करते हैं या कुछ भी बोलते हैं, इट्स जस्ट हमारे लिप्स और हमारे टीथ के अंदर से हवा अलग अलग फॉर्म में निकल रही है। और तो कुछ नहीं है। यही अगर आप थंब सकिंग करते हो और आपका टीथ अपर लिप एक अलग पोजीशन में आ जाते हैं, आपकी स्पीच ऑल्टर हो जाती है। कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस पे भी अफेक्ट कर जाती है। तो एक छोटी सी हैबिट की बहुत मल्टीफोल्ड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, बट यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर इसको जितना जल्दी रोका जाए दैट्स मच तो बच्चों की थंब सकिंग रुकवाने के लिए सबसे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि बच्चे तो नहीं मानते। हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस भी आती हैं। हम एक प्लेट टाइप बनाते हैं जो ऊपर लग जाती है, उसमें पैलेट में हम एक हल्का सा एक अप्लायंस दे देते हैं कि बच्चा अपना थंब रख ही नहीं पाएगा। ओके, तो उस हिसाब से उसकी 2 बार 3 बार कोशिश करेगा, फिर छूट जाती हैं। ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ केमिकल्स आल्सो। उसको आप थंब पे लगा दो, टेप्स आती हैं, आप थंब पे लगा दो कि उसको कड़वा टेस्ट आएगा, वो छोड़ देगा। बट आजकल के बच्चों को उतना फर्क पड़ता नहीं है, बट अप्लायंस इज अ गुड ऑप्शन। एंड आप एक सर्टेन एज के बाद उसको अप्लायंस को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो अपने डॉक्टर के पास जाकर, एंड दैट्स गोइंग टू रिमूव द हैबिट वेरी वेरी सून। ओके, आजकल एआई हेल्थ केयर में काफी रिवॉल्यूशन ला रहा है, तो डेंटिस्ट्री में एआई का सबसे एक्साइटिंग यूज आपको क्या देखने आई थिंक डायग्नोसिस। आजकल देयर आर एआई स्कैनर्स इन क्लिनिक्स। आप अपना माउथ स्कैन करो, खुद ही बाहर खड़े होके पिक्चर विक्चर लो एंड वो आपका डायग्नोसिस कर देता है। सो व्हेन यू गो टू द डेंटिस्ट you are just very sure कि क्या what is the issue, and the dentist can then actually spend time explaining it to you कि क्या क्या issue है, कैसे कैसे आप उसको ठीक कर सकते हो, instead of just figuring out कि वो शायद ये भी है शायद वो भी है. So I think 100%, even for that matter, your X-rays and all the imaging that we are doing for your dental treatments, सब में आप AI को अगर आप involve कर दो, बहुत जगह हो चुका है. So it helps you plan your treatments very very well. काफी precise हो गया है काम. So I don't think कि AI is something dentists should be scared of. No. But मेरे को एक scare है, वो जो आजकल सब लोग ChatGPT पे अपनी पूरी बीमारी पढ़कर उसका ट्रीटमेंट पढ़कर आते हैं. मुझे हेडेक हो रहा था, अरे आपको तो कैंसर है. Why? So that is something that's the negative side of it. Because not everything is so serious. Like AIB supervision के अंदर यूज हो, 100%. then it will be beneficial. If it helps your dentist make better decisions, तभी वो useful है. डिजिटल स्माइल डिजाइनिंग कितनी एक्यूरेट है? काफी एक्यूरेट है. Given AI and the recent tools that we have, मैं आपका फर्स्ट अपॉइंटमेंट में within 5 minutes I can show you कि ट्रीटमेंट के बाद आपकी स्माइल कैसी हो जाएगी. Okay. So मैं पूरा मॉकअप, पूरा ब्रेकडाउन, you want white teeth, rounded teeth, sharp teeth, yellow teeth, जो बोलोगे I can exactly show you that picture कि आपका 6 महीने बाद, let's say, या फिर 1 हफ्ते बाद या प्रोसीजर के एंड में how is it going to be. So that is very very nice for me. पहले हम लोग क्या करते थे, एक मॉडल बनाते थे, उसके ऊपर वैक्स करके दिखाते थे कि थोड़ा थोड़ा ऐसा लगेगा. एंड आधे लोग तो वो भी नहीं करते थे. आप मेरे पे भरोसा करो ना, मैं कर रही हूँ, कोई बात नहीं. बट नाउ माई पेशेंट इज वेरी एजुकेटेड. उसको पता है उसको क्या एक्सपेक्ट करना है. मेरी जॉब बहुत आसान हो जाती है उस हिसाब से. आई कैन, मैं एक
क्लियर पाथ के साथ आगे बढ़ सकती हूँ। हाँ। मुझे एग्जैक्टली पता है उसको लंबे दांत नहीं, उसको राउंडेड पसंद आ रहे हैं, हाँ। उसको वाइट नहीं, उसको ये शेड पसंद आपको आइडिया मिल गया तो आपका काम 100% इजी है। उनका मेरा बिल्कुल सेम हो गए हम पाथ पे। तो आई थिंक वन ट्राई वी आर गुड। क्या फ्यूचर में रोबोटिक डेंटिस्ट्री भी पॉसिबल है, जो कि अभी भी चल रही है? अभी भी तो चल रही आई है। वांट टू नो Yes. अबाउट व्हाट इज रोबोटिक So, डेंटिस्ट्री। देयर आर, जैसे किसी भी और फील्ड में हो रहा है, वी हैव डिप्लॉयड रोबोट्स टू डू आवर सर्जिकल प्रोसीजर्स एज वेल। अभी वो सिर्फ सर्जिकल एस्पेक्ट तक लिमिटेड है, बट इट इज़ ग्रेट। आई मीन इट्स रियली रियली नाइस। मगर हल्का लिमिटेशंस हैं। जब आप एक ओरल एरिया में काम कर रहे होते हो, लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन व्हेन यू डूइंग सर्जरी और समथिंग लाइक दैट, वहाँ पे आपका पेशेंट जो होता है वो जनरल एनेस्थीसिया के अंदर होता है। मेरे ट्रीटमेंट में मेरा पेशेंट बिल्कुल जगा हुआ है, उसे खांसी भी आएगी, उसे डर भी लगेगा, उसकी टंग भी बस मूव उसको करेगी, पेन फील नहीं होगा। राइट। सो इन दैट केस इट बिकम्स रियली इम्पॉर्टेंट फॉर मी, एंड मैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी लिमिट हो जाती हूँ फिलहाल। सो वी आर ओनली डूइंग इट इन सर्जिकल केसेस, सर्जिकल इम्प्लांट प्लेसमेंट्स हो गए, कोई और प्रोसेसेस सर्जरीज हो गई, लेट्स से आपकी कोई भी ट्रॉमा सर्जरीज हो गई, उन केसेस में इट्स वेरी वेरी सक्सेसफुल। इट्स ऑलरेडी हियर। आई एम श्योर इन द नेक्स्ट few years it's going to be applicable in so many other things. ओके, तो जब हम रोबोटिक डेंटिस्ट्री सुनते हैं तो इट इज लाइक कि रोबोट कुछ मुंह में कर रहा है। Correct. तो इट इज लाइक दिस। It is like this almost. There are two types. एक होता है guided, एक होता है जिसमें बिल्कुल जैसे रोबोट ही कर रहा है। आप एक काउंटर के पीछे बैठे हो and you are using the machines and वो वहीं पर मिमिक हो रहा है। बट उसका एप्लीकेशन अभी थोड़ा कम है। अभी अगर आप रोबोटिक की बात करोगे या फिर गाइडेड की बात करोगे, देन इट्स मोर टेक्नोलॉजिकली बेस्ड राइट नाउ, क्योंकि हमें, जैसे मैंने बोला, माई पेशेंट इज लाइव एंड सिटिंग, ठीक है। सो मुझे बहुत बार अपने सेंस पे पेशेंट से कम्युनिकेट कर करके आई हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दोज फैक्टर्स व्हेन आई एम डूइंग माई पेशेंट। सो रियल टाइम बहुत अच्छी चीज आ गई है। आप रियल टाइम जब मैं इम्प्लांट प्लेस कर रही हूँ, आई कैन सी कितना एंगुलेशन है, कितना जाना है, कितना नहीं, वो टिक 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 रेड येलो ग्रीन होके मुझे बता देता है। सो इट्स वेरी प्रिसाइज नाउ, इट्स हेल्पिंग अस अ लॉट। अगले 10 सालों में डेंटल केयर कैसे दिखने वाली है? आई होप हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड हो। That is something which is very important. हाँ, अगर ये हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होगा ना, बहुत लोग जाएंगे, तो लोगों में अवेयरनेस भी I आएगी। also feel awareness, हमारी जनरेशन जो भले खुद से अवेयरनेस ना आए, हेल्थ इंश्योरेंस में अगर पैसे जा रहे हैं तब तो जरूर चेकअप करवाने चाहिए। 100%. Like it's a greed, but it will be for health. worked with some places जहाँ पर हम एक डेंटल एनुअल केयर प्लान टाइप देते थे। Okay. सो उसके तहत उसको अगर वो रिन्यू करना है तो उसको साल में 2 बार चेकअप कराने आना ही है। Okay. तो वो आते ही थे, हाँ। एंड दैट इज हाउ वी बिल्ट अ सिस्टम जहाँ पे वी हैड सो मेनी पेशेंट्स हु वर एवरी 6 months विजिटिंग अस। Okay. ऑफ कोर्स उनके अंदर कैविटी, कोई ब्लीडिंग, गम्स, कुछ भी, इसका स्कोर बहुत Like कम है। थोड़ा सा ग्रेड देना पड़ेगा देना पहले, पड़ेगा। तब overall Yes, and I'm sure we are going to use more of AI in our treatment planning and diagnosis and everything, and I'm sure it's going to be way more precise. Okay. ओवरऑल माउथ हेल्थ को मेंटेन करने के लिए 5 ऐसी डेली हैबिट जो हम अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं। Try and brush twice a day. ओके। Every time you eat anything, 100% do a water rinse. ओके। ठीक है। सोने से पहले एक बार आप हैबिट डालो फ्लॉसिंग की। आइडली फ्लॉसिंग आपको हर मील के बाद करनी चाहिए, बट इफ एट ऑल यू कैन नॉट, रात को तो 100% करके सो। कोशिश करो कि आप अपने पास एक इंडेंटल ब्रश रख सको छोटा सा। कहीं पर भी अगर आपके दांत में कुछ फंसता है, डू नॉट यूज टूथपिक्स। टूथपिक्स आपके गम्स को बहुत डैमेज करती हैं। दे आर अ लीडिंग कॉज ऑफ कॉजिंग ब्लीडिंग गम्स। ओके। तो आप इंडेंटल ब्रश, लाइक वो काफी पॉइंटेड होती हैं। पॉइंटेड है, वुडन है, हार्ड है, आपके गम्स बहुत सॉफ्ट है। इंडेंटल ब्रशेस आप यूज करो एंड डू अ हेल्दी डाइट। ओके। दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 5 चीजें जो हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। सी आई वुड डेफिनेटली से मिल्क। ठीक है, आपको कैल्शियम चाहिए अपने दांतों के लिए। देन यू कैन ऑल्सो यूज थिंग्स लाइक कैरेट, एप्पल्स। ये क्या रहते हैं, इनमें बहुत क्रंच रहता है एंड दे लिटिल हार्डर। वो आपके दांतों के हर सरफेस पे जाकर उसको अच्छे से क्लीन करने में हेल्प करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू कैन हैव एनी सॉर्ट ऑफ नॉन वेज
If not, then any sort of proteins. They're good for your health overall. You should have citrus fruits. Vitamin C उनमें रहता है, आपकी gums की health उससे अच्छी रहेगी. And the last thing would be having a lot of water. 100%. Mouth clean करने में वो help करेगा. ओके, क्या खाने को 32 बार ही चबाना चाहिए? Ideally. So the whole point is, जब आप अपने दांतों को, जब आप अपने खाने को 32 बार, लेट्स से इज अ फ्रेज, चबाते हो, आप अपना कुछ कुछ डाइजेशन मुंह में ही शुरू कर देते हो. जो हमारा सलाइवा होता है उसके अंदर काफी ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे खाने को मुंह में ही ब्रेक डाउन करना या प्रोसेस करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जब तक वो आपके पेट में पहुंचे वो थोड़ा सा डिकम्पोज हो चुका हो. ठीक है. काफी लोग होते हैं जो बिल्कुल खाना लिया एंड स्लर्प ऐसे ऐसे करके खाते हैं, सटकते हैं. ठीक है. उस केस में क्या है, वो प्रोसेस ही नहीं हो पाया जो मुंह में होना था, उसको उतना टाइम मिला ही नहीं सलाइवा के साथ. तो जब वो पेट में जाएगा, you can eventually have some or the other indigestion issues or something like that. क्योंकि खाना प्रोसेस करने के अलग एंजाइम्स हैं मुंह में, एक अलग प्रोसेस पेट में होता है, अलग प्रोसेस इंटेस्टाइन में होता है. जो प्रोसेस इंटेस्टाइन में होता है वो पेट में नहीं हो सकता, जो पेट में होता है वो मुंह में नहीं हो सकता. सिमिलरली जो मुंह में जितना एक डिकम्पोजिशन होता है आपके फूड का, वो आपके पेट में इंटेस्टाइन में कहीं नहीं होगी. तो आप कहीं ना कहीं अपने ही न्यूट्रिशन लैक कर रहे हो खाना खाकर. ओके. डेली चॉकलेट दांतों को कितना डैमेज करता है? देखो, आप और इज chocolate इट खाओ, नॉर्मल? you eat chocolate every day, I don't mind, but you brush your teeth after that. ओके. But also it's very important, आप कुछ भी अगर एसिडिक खाते हो, ठीक है, आपने नींबू पानी पिया, आपने चॉकलेट खाई लेट्स से, या कोई भी ऐसे च्युइंगम जैसे स्टिकी सार कैंडी या कुछ भी खाया, सो आपको तुरंत, इफ यू वांट टू रिंस विद वाटर दैट इज फाइन, बट यू शुड नॉट इमीडिएटली ब्रश योर टीथ. ओके. रीजन बीइंग, क्योंकि जब वो इतना एसिडिक रहता है, क्योंकि आपने तुरंत ही खाया है, आपका दांत टेम्परेरीली थोड़ा वीक हो रखा होता है, तो वो ज्यादा एक्ट करता है, राइट. सो यू शुड ऑलवेज कीप अ गैप ऑफ 30 मिनट्स और सो, एंड उसके बाद यू शुड ट्राई एंड यू नो ब्रश योर टीथ वगैरह. फिर आप, अगर आप दिन में 2 बार ब्रश कर रहे हो, हर बार आप पानी पी रहे हो, कुल्ला कर रहे हो, आप वो चॉकलेट खा सकते हो. दैट्स ओके. चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट, तीनों में से डेंजरस कौन सी है दांतों के लिए? आई वुड से मिल्क चॉकलेट, बिकॉज जो कंपाउंड्स उसमें है स्टिकिंग के, वो थोड़े ज्यादा है एज कम्पेयर टू डार्क चॉकलेट. चॉकलेट एनीवे आप कुछ भी खाओगे वो स्टिकी तो है ही, बट डार्क चॉकलेट इज अ लिटिल बेटर एज कम्पेयर टू मिल्क चॉकलेट. ओके. सो लास्टली डॉक्टर, वी विल गो फॉर द रैपिड फायर राउंड. ओके. तो आपको 1 वर्ड आंसर करना है. 1 हैबिट साइलेंटली डिस्ट्रॉइंग इंडियन टीथ्स. कांस्टेंट कुछ खाते पीते रहना. ओके. 1 फूड आवर टीथ सीक्रेटली हेट. स्टिकी चीजें. 1 फूड आवर टीथ सीक्रेटली लव. मिल्क. ओके. 1 ओवररेटेड डेंटल ट्रेंड. जो भी हर्बल या नेचुरल लिख दिया वो सही है. ओके. 1 अंडररेटेड ओरल हाइजीन हैबिट. फ्लॉसिंग. इलेक्ट्रिक टूथब्रश और मैनुअल. एनीथिंग, अगर आप सही तरीके से कर रहे हो. अलाइनर्स और ब्रेसेस. राइट ट्रीटमेंट पर डिपेंड करता है. माउथ वॉश और फ्लॉस. फ्लॉसिंग. टी और कॉफी. टी. कॉफी स्टेन कर जाता है. 1 थिंग पीपल शुड स्टॉप लीविंग फ्रॉम इंस्टाग्राम. दैट जितना, अगर आपके सोशल मीडिया फॉलोअर्स ज्यादा है तो आप ज्यादा अच्छे डॉक्टर हो. Okay, So, first. yes. 1 advice for people under 30. Under 30, take care of your teeth. जब आप 60 साल के हो जाओगे, आपको खाने के लिए वो चाहिए होंगे. 1 advice for people above 50. Even if you have missing teeth, that is absolutely okay. हर oral condition का आज हमारे पास best to best treatment available है. Please visit a dentist. Please go for regular checkups. Don't live with missing teeth, because वो आपको more than 1 तरीकों से harm कर रहा होता है. Okay. 1 advice for toddlers and our kids. Have chocolates, but then clean your teeth. And for teenagers. Enjoy, do nothing. If you are doing your oral hygiene very well, then you have nothing to worry about. Okay. But for toddlers, parents, I would definitely want to give an advice. So it is not when your child has a problem कि आप उसको डेंटिस्ट के पास लेके जाओ. There are certain milestones जब आपको डेंटिस्ट के पास बच्चे को लेके जाना चाहिए. Okay. For example,
जब वो बॉर्न होते हैं उसके बाद जैसे ही उनके मुंह में पहला दांत आता है, दैट इज रफली 6 months ऑफ एज, हाँ, आपका पहला चेकअप डेंटल का तब होना चाहिए। ओके। ठीक है, एंड देन फॉर व्हाट कंसर्न्स? जो आपको दांत आ रहा है उसको कैसे टेक केयर करना है। लॉट ऑफ टाइम्स लोगों का परसेप्शन होता है कि दूध के दांत है, इनका क्या करना है, हाँ, ये तो निकल टूटेंगे जाएंगे, तो है हाँ ही। टूट जाएंगे, निकल जाएंगे, इसमें कीड़ा लग गया तो क्या। बट आई सी पीपल हु आर 2 years old, 2.5, 1.5, उनको रूट कनाल्स की नीड है, एंड तब भी द पेरेंट्स आर लाइक कोई बात नहीं, हम इसको सिरप पिला देंगे रोज, एंड दैट इज नॉट करेक्ट। सो व्हेन द फर्स्ट टीथ कम्स यू शुड गेट योर चाइल्ड, व्हेन योर चाइल्ड, उसके बाद हर 6 महीने में Okay. मेजर चेकअप हैपेंस एट द एज ऑफ 3 years देन, जब उसकी स्पीच डेवलप हो रही होती है। हाँ. देन द नेक्स्ट चेकअप इज एट रफली अराउंड 6 years, जब उसके परमानेंट दांत आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वो दांत निकलेंगे, नए आएंगे, कैसे अपने बच्चों को आइडेंटिफाई करना है दैट दे आर गोइंग थ्रू दिस, या फिर उनको कैसे सपोर्ट करना है, व्हाट इज द कॉज ऑफ वरी, बेसिक चीजें आपको घर में पता होनी चाहिए, एंड दैट योर डेंटिस्ट कैन इजीली टेल यू। उसके बाद अराउंड 9 years, around 12 years, these are your major milestones. Okay. 15 and 18, आप लगा के चलो हर 3 साल में you should get a proper, thorough, fully blown investigation done with a dentist. ठीक है, बाकी I would advise हर 6 महीने में जाओ ही जाओ, that's a good practice. Otherwise these milestone years, क्योंकि इसमें आपका oral जो माउथ है उसमें काफी मेजर चेंजेस आ रहे हैं। आपके दांत एक सर्टेन पॉइंट पे निकल रहे हैं, हाँ. आपका विजडम टूथ एक सर्टेन पॉइंट पे आ रहा है, हाँ. आपकी अलाइनमेंट एक सर्टेन पॉइंट पे आ रही है। लेट्स से इफ योर अलाइनमेंट इज नॉट करेक्ट, एंड आई सी इट व्हेन यू आर 9 years old, मैं तभी से ही दांत को थोड़ा शेप देना शुरू कर सकती हूँ, ताकि जब वो निकले तो वो एक सही अलाइनमेंट में निकले। इंस्टेड कि आप वेट करो कि वो मेरा बच्चा अब 18 साल का हो गया, अब आप ब्रेसेस लगाओ, तब तक क्या है आपकी बोन्स भी हार्ड हो चुकी हैं, हाँ. आपके सूचर्स सारे बंद हो चुके हैं, आपकी इरप्शन के लिए मुझे पूरा सब कुछ डिस्टर्ब करना पड़ रहा है। इंस्टेड कि अगर आप मेरे पास 9 साल की उम्र में ही आ जाओ या 7 साल की उम्र में ही आ जाओ, मैं गाइडिंग अप्लायंस दे सकती हूँ ताकि जो पहली बार ही निकले वो सही निकले। Why go through trauma when we have new technologies available? Obviously. Now? So that is why it's very important. Okay, so thank you so much, doctor, I'm for so visiting glad. us, and thank you so much for your insights. I'm so glad. I hope this is useful to the audience. Obviously. And definitely, thank you for having Thank me. you.